ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम अपने ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़ के यूट्यूब चैनल पर हमने छत्तीसगढ़ फूड इंस्पेक्टर 2022 भर्ती परीक्षा के लिए फ्री क्रैश कोर्स लॉन्च किया है, जिसमें हम पार्ट बी ऑफ द सिलेबस, जिसमें सभी अधिनियम दिए गए हैं, हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। उसी क्रम में हमने आवश्यक वस्तु अधिनियम डिस्कस किया है, फिर उसके बाद उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 डिस्कस किया है। इसकी 2 पार्ट पहले से अपलोड कर दिए गए हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2, और ये पार्ट 3 है। यदि आपने नहीं देखा है तो आप पहले उनको देख लीजिए, फिर उसके बाद ये 3rd पार्ट है जिससे आपको समझ में आए, क्योंकि जब आप एक साथ बीच से देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, और यदि आप क्रमानुसार देखेंगे तो आपको समझ में आएगा और आप लिंक कर पाएंगे कि हम किस तरह से इसको डिस्कस कर रहे हैं। और बहुत सारे बच्चों को ये डाउट हो रहा है कि क्या ये केवल डेमो क्लासेस है और क्या ये कुछ ही दिन के लिए है और बंद कर दिए जाएंगे। तो मैं आपको यहाँ पे बिल्कुल क्लियर करना चाहती हूँ, ये कोई डेमो क्लासेस नहीं है, ये आपकी ओरिजिनल क्लासेस हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये फ्री है, बिल्कुल फ्री ऑफ द कॉस्ट है, आपको 1 रुपये भी इसमें नहीं देना है, और आप पूरी तरह से फ्री वीडियो लेक्चर्स इसमें देख सकते हैं। और सभी वीडियोस यूट्यूब में रहेंगे, डिलीट नहीं किए जाएंगे, तो आप जब भी चाहें तब देख सकते हैं, और आपको किसी भी प्रकार का स्क्रीनशॉट या कुछ लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम अपने टेलीग्राम चैनल, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ हम अपनी सभी वीडियो लेक्चर्स की PDF डालते हैं, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसको पढ़ सकते हैं। और ये बिल्कुल भी, एक बार फिर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये बिल्कुल फ्री है और आप फ्री में देख सकते हैं। चलिए हम डिस्कस करते हैं। और यदि आप चैनल पे नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालते हैं आप तक समय समय पर पहुँचती रहे। और मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ, हम जैसे कि पार्ट बी ऑफ द सिलेबस कवर कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें हम सभी अधिनियम कवर करेंगे। और पार्ट ए जो है, जिसमें इंडिया GS है, छत्तीसगढ़ GS है, मेंटल एबिलिटी है, कंप्यूटर है, साथ में एप्टीट्यूड है। यदि किसी भी सेक्शन में आपको यदि किसी भी प्रकार की परेशानी है तो आप हमको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, हम उस पर भी आपके लिए वीडियो ज़रूर लाएंगे। चलिए आगे चालू करते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर कीजिए, जिससे सभी एस्पिरेंट्स तक, और जितने भी स्टूडेंट्स हैं और जो चाहते हैं और जिनको नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि ये जो अधिनियम का पार्ट है और जिस हिसाब से सिलेबस में गिवन है वो पूरा का पूरा किसी भी बुक में अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, ठीक है, और है भी नहीं, तो उन सभी बच्चों को इसका लाभ मिल सके, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा सभी वीडियो लेक्चर्स को ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़ के शेयर कीजिए, जिससे सभी तक ये वीडियो लेक्चर्स पहुंच सके और सभी इसका लाभ ले सकें। तो आइए हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ बातें आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि CG व्यापम जिस तरह से पेपर सेट करता है उसमें इस तरह से प्रश्न पूछे जाने की बिल्कुल संभावना है, ठीक है। तो यदि आपसे पूछता है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 कब लागू किया गया था, ठीक है, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, जैसा कि हम सभी जानते हैं MCQ फॉर्म में होगा, ठीक है। तो आप मुख्य बिंदु हैं, आप लोग ध्यान से सुनिए और समझिए, ठीक है। क्या है यह उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019? अधिनियम से पहले, यानी कि एक्ट बनने से पहले सभी बिल होती हैं, है ना, बिल होता है, विधेयक होता है जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो यह जो विधेयक था उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2019 लोकसभा में, ठीक है, कौन सी लोकसभा? 17वीं लोकसभा। अभी प्रेजेंट में कौन सी लोकसभा है? 17वीं लोकसभा है, ठीक है। प्रश्न पूछ सकता है 16वीं लोकसभा में पास हुआ या 17वीं लोकसभा में, तो आपका सही उत्तर होगा 17वीं 17th लोकसभा में, ठीक है। तो यह जो है 30 जुलाई 2019 को लोकसभा से पारित हुआ, ठीक है। फिर 6 अगस्त 2019 को राज्यसभा से पारित हुआ, फिर 9 अगस्त 2019 को अधिसूचित हुआ, यानी कि राष्ट्रपति की सहमति मिलने के बाद इसको अधिसूचित किया गया, ठीक है। कोई भी बिल पहले संसद से पास होता है, फिर राष्ट्रपति के पास जाता है उनकी सहमति के लिए, वहाँ से जब राष्ट्रपति की असेंट मिल जाती है
तो वो कोई भी बिल एक्ट बन जाता है, ठीक है, जैसा कि आप सभी जानते होंगे और आपने पढ़ा होगा। ठीक, तो आपको ये पहले 3 डेट याद करनी है, 30 जुलाई, 6 अगस्त और 9 अगस्त। ठीक है, 9 अगस्त में ये 2019 को अधिसूचित हुआ। फिर उसके बाद ये जनवरी 2020 में ही लागू करने का निर्णय लिया गया था केंद्र सरकार द्वारा, लेकिन कोरोना की फर्स्ट वेव आ गई थी, जैसा कि हम सभी जानते हैं 2020 में, अभी भी चल रही है, लेकिन वो फर्स्ट वेव जब आई थी तब इसको रोक दिया गया था। फिर उसके बाद 20 जुलाई 2020 को ये संपूर्ण भारत में लागू कर दिया गया। यहाँ से आपको ये 4 डेट बिल्कुल याद हो जानी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। साथ में यदि आपसे प्रश्न आता है कि किसने पेश किया, तो हमारे जो पूर्व के यानी कि जिनका निधन हो चुका है, रामविलास पासवान जी ने इसे पेश किया था। ठीक है, जो उपभोक्ता मामलों, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री थे। ठीक है, रामविलास पासवान ने पेश किया था। ठीक है, फिर उसके बाद आइए, जैसे कि मैंने बताया हम प्रमुख धाराएं डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले 2 लेक्चर्स हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है, उसको आप देख लीजिए। ठीक, फिर आइए धाराएं देखते हैं। तो धारा 1 क्या बोलता है? संक्षिप्त नाम विस्तार लागू होना। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स हैं। ठीक, तो संक्षिप्त नाम इसका क्या है? जैसा कि हम सभी जानते हैं, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019। ठीक है, विस्तार कहाँ है इसका? तो संपूर्ण भारत में इसका विस्तार है। अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा, क्या जम्मू कश्मीर में भी है? तो हाँ, बिल्कुल, ये जम्मू कश्मीर में भी इसका विस्तार है और ये जम्मू कश्मीर में भी लागू है। ठीक है, फिर थर्ड क्या है? लागू होना, यानी कि कब लागू हुआ? तो 20 जुलाई 2020 को यह लागू हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद धारा 2 है। धारा 2 में परिभाषाएं हैं। परिभाषाएं, विभिन्न परिभाषाएं, हम एक एक करके उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले परिवादी। परिवादी का मतलब होता है कंप्लेनेंट, यानी कि शिकायतकर्ता। ठीक है, अधिनियम में शिकायतकर्ता को परिवादी कहा गया है। ठीक, तो परिवादी से निम्नलिखित अभिप्रेत है। अभिप्रेत मतलब अभिप्राय होता है। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है? परिवादी कौन होगा, यानी कि शिकायतकर्ता कौन कौन होंगे? तो पहले उपभोक्ता। ठीक है, सेकंड क्या है? कंपनी अधिनियम 1956 अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन स्वैच्छिक उपभोक्ता संघ अथवा केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार भी परिवाद करती है। इसका मतलब क्या है? कंपनीज एक्ट 1956 या फिर जो भी उस समय मतलब जब भी यह किसी को ज़रूरत है इसकी, तो उस समय जो भी एक्ट लागू है, ठीक है, तो उसके तहत केंद्र सरकार या राज्य सरकार भी शिकायतकर्ता हो सकती है, यानी कि इस अधिनियम के अनुसार परिवाद हो सकती है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है? पंजीकृत शिकायत पेश करने वाला व्यक्ति परिवादी कहलाता है, यानी कि जो रजिस्टर्ड है। ठीक है, रजिस्टर्ड शिकायत यदि कोई पेश करता है तो वो भी परिवादी कहलाता है। ठीक, फिर उसके बाद परिवादी अथवा शिकायत करने वाला वही व्यक्ति हो सकता है जिसने खराब किस्म अथवा अपमिश्रित वस्तु का उपभोग किया है तथा इस उपभोग से उसे हानि हुई है। यानी कि शिकायतकर्ता कौन हो सकता है? जिसने किसी वस्तु का, कौन सी वस्तु होनी चाहिए? खराब वस्तु होनी चाहिए या मिश्रित वस्तु होनी चाहिए, उसका उसने उपभोग किया हो और उससे उसको हानि हुई हो, वही केवल परिवाद अथवा शिकायत कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं सेकंड मीनिंग। सेकंड क्या है? परिवाद का अर्थ। परिवाद मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंप्लेन हियर। ठीक है, यानी कि शिकायत का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो परिवाद से किसी परिवादी द्वारा लिखित रूप में किया गया ऐसा कोई अभिप्रेत है कि किसी व्यापारी द्वारा किए गए किसी अनुचित व्यापारिक व्यवहार के परिणाम स्वरूप परिवादी को कोई नुकसान हुआ हो। यानी कि शिकायत क्या होती है? यानी कि कोई व्यापारी यदि किसी भी प्रकार का अनुचित व्यापारिक व्यवहार किया है और उसके परिणाम स्वरूप परिवादी को किसी भी प्रकार का नुकसान हुआ है। ठीक है, सेकंड क्या है? परिवाद के उल्लिखित काल में एक या एक से अधिक त्रुटियां। ठीक है, जो भी परिवाद, जो भी शिकायत है, यानी कि एक या एक से अधिक त्रुटियां हैं, तो वो भी क्या कहलाएंगी? परिवाद कहलाएंगी। ठीक है,
थर्ड क्या है, परिवाद में वर्णित माल में किसी भी प्रकार की कोई कमी है, यानी कि मान लो सामने वाला व्यक्ति आपको कुछ बोल करके बेच रहा है कुछ सामान, बट उसमें कमियां हैं, तो आप तो भी उसमें शिकायत कर सकते हो, ठीक है। तो ये शिकायत की श्रेणी में आता है। फिर क्या है फोर्थ, व्यापारी ने परिवाद में वर्णित माल के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन नियम या ऐसे माल को अंतर्विष्ट करने वाले किसी पैक पर्सन प्रदर्शित मूल्य से अधिक मूल्य प्रभारित किया है। इतना लंबा चौड़ा आपको बिल्कुल याद नहीं करना है, टेंशन बिल्कुल मत लो। आपको जो याद रखना है वो ये है, यानी कि कोई भी व्यक्ति एमआरपी से ज़्यादा मूल्य की कोई भी वस्तु बेच रहा है तो भी आप शिकायत कर सकते हो, यही इसका मीनिंग है यहाँ पे, ठीक है। याद रखना, एमआरपी से ज़्यादा मूल्य की कोई भी वस्तु सम प्रदर्शित मूल्य से अधिक मूल्य, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, साधारण शब्दों में हम परिवाद का अर्थ समझ सकते हैं, ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध आरोप लगाना जिसके द्वारा प्रार्थी को क्षति, हानि या कष्ट हुआ हो, ठीक है। हम सिंपली क्या बोल सकते हैं, शिकायत मतलब कि जिससे हमको किसी भी प्रकार का हानि हुआ हो, कष्ट हुआ हो या क्षति हुई हो, ठीक है, वही शिकायत की श्रेणी में आता है। फिर उसके बाद जैसे कि आगे है, दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत व्यक्ति मौखिक या लिखित किसी प्रकार से परिवाद कर सकता है, परंतु इस अधिनियम के अंतर्गत केवल लिखित रूप में ही परिवाद प्रस्तुत किया जा सकता है। इसका क्या मीनिंग है, देखिए, जो दंड प्रक्रिया संहिता है यानी कि इंडियन पीनल कोड जो है वो क्या बोलता है कि या तो आपकी कोई भी शिकायत हो, या तो लिखित हो या मौखिक हो, तो वो दोनों ही मान्य है। लेकिन जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 है वह बोलता है कि केवल लिखित परिवाद यानी कि लिखित शिकायत ही मान्य है, मौखिक शिकायत मान्य नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर, ठीक है, याद रखना है आपको कि लिखित शिकायत मान्य होगी। इस अधिनियम के अंतर्गत मौखिक शिकायत को परिवाद नहीं माना गया है, ठीक है। यानी कि लिखित शिकायत जब की जाती है, लिखित परिवाद किया जाता है तो वह परिवाद कहलाता है, और मौखिक परिवाद इस अधिनियम के अंतर्गत परिवाद नहीं कहलाता, ठीक है। थर्ड हम देखते हैं उपभोक्ता। उपभोक्ता मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको बताया था, उपभोक्ता वह होता है कि कोई भी वस्तु हम अपने उपभोग के लिए खरीदें, ठीक है, ना कि हम क्रय विक्रय के लिए खरीदें, ठीक है। हम उसका क्रय किए हैं अपने उपभोग के लिए, ना कि विक्रय के लिए, है ना। यानी कि व्यापारी यहाँ पे उपभोग की श्रेणी में नहीं आता। तो देखिए यहाँ पे उपभोक्ता की परिभाषा क्या बताई गई है धारा 2 में, ठीक। तो उपभोक्ता होने के लिए यह आवश्यक है कि उसने मूल्य देकर, फर्स्ट पॉइंट है ना, उसने मूल्य देकर वस्तु का क्रय किया हो या सेवा प्राप्त की हो, ठीक है। मूल्य देकर यानी कि पैसे आपने दिए हैं और आपने क्रय किया है, ठीक। यदि उसने मुफ्त में वस्तु का क्रय करके नुकसानी प्राप्त किया है तो वह उपभोक्ता नहीं है, तथा वह नुकसानी के लिए इस अधिनियम के अंतर्गत परिवादी नहीं हो सकता तथा न्यायालय में वाद नहीं प्रस्तुत कर सकता। इसका मीनिंग क्या है, जैसे कि आपको कोई चीज़ फ्री में मिल गई और उससे आपको कोई नुकसान हुआ है, तो उसके खिलाफ आप शिकायत नहीं कर सकते हो और न ही आपकी कोई शिकायत किसी भी न्यायालय में सुनी जाएगी। समझ में आ रहा है यहाँ पे, यानी कि केवल क्या है, उपभोक्ता फर्स्ट थिंग क्या होनी चाहिए, मूल्य देकर वस्तु का क्रय किया होना चाहिए, ठीक है। सेकंड क्या है, उसे क्रय किए वस्तु में अथवा सेवाओं से नुकसान हुआ हो। फर्स्ट क्या है, मूल्य देकर क्रय किया है। सेकंड क्या है, उससे उस क्रय की गई वस्तु से नुकसान हुआ है। और थर्ड क्या है, उसे उस वस्तु का व्यापारी नहीं होना चाहिए, यानी कि आप अपने उपभोग के लिए लिए हो, ठीक है, यानी कि यूज़ के लिए लिए हो, आप उसको बेच नहीं रहे हो, उस वस्तु को, व्यापारी नहीं हो आप, ठीक है। फोर्थ क्या है, यदि उसने वस्तु का आंशिक मूल्य भी अदा किया है तो भी वह उपभोक्ता है ना। यानी कि मान लो क्या होता है, हम बहुत सारी चीज़ें ऐसा है जहाँ से हमारी जान पहचान होती है, हम आधा रेट पे कोई चीज़ ले लेते हैं और बोलते हैं हम बाद में दे देंगे, ठीक है, और पैसे हम बाद में दे देंगे। तो ये यही बोल रहा है, आंशिक मूल्य भी यदि आपने यदि दिया है तो भी आप उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं इस अधिनियम
के अनुसार। ठीक है, फिर इसमें ऐसा व्यक्ति भी शामिल है जो वास्तविक क्रेता नहीं है बल्कि वास्तविक क्रेता की अनुमोदन से ऐसे माल का उपयोग करता है। यानी कि खुद तो आपने नहीं खरीदा है, ठीक है, लेकिन आपने किसी को कहा है कि वो आपके लिए खरीदे, है ना, आपके लिए खरीदे या आपने किसी को कहा है तो वो खरीद रहा है वो पर्टिकुलर व्यक्ति, ठीक है, तो भी वो उपभोक्ता है। यहाँ मतलब क्लियर है, जो वास्तविक क्रेता नहीं है बल्कि वास्तविक क्रेता की अनुमोदन पर, यानी कि अनुमोदन मतलब क्या होता है, विनय, आग्रह, ठीक है, अनुमोदन से या फिर रजामंदी से ऐसे माल का उपयोग करता है। ठीक है, फिर उसके बाद यानी कि ये जो है विभिन्न श्रेणियां हैं किसकी, उपभोक्ता की, किसके अनुसार, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अनुसार। ठीक है, फिर उसके बाद सबूत का भार। सबूत का भार क्या होता है आगे देखते हैं। ठीक है, यदि परिवादी अपने केस को सकारात्मक रूप से साबित करने में असफल हो जाता है तो उसका परिवाद निरस्त हो सकता है। यानी कि आपने कोई शिकायत की, ठीक है, और आप उसको सही नहीं ठहरा पा रहे हो, ठीक है, आप अपनी शिकायत को सही नहीं बता पा रहे हो, तो आपकी जो वो शिकायत थी वो निरस्त हो जाएगी। ठीक है, परिवाद में उल्लिखित आरोपों को साबित करने का भार परिवादी पर होता है। यानी कि इसको प्रूव किसको करना है कि आपकी शिकायत सही है, तो आपको खुद प्रूव करना है। सामने वाला व्यापारी नहीं प्रूव करेगा कि नहीं मैंने कुछ नहीं किया है या मैं सही हूँ, नहीं, जो शिकायत करता है वही प्रूव करेगा कि मेरी शिकायत सही है। समझ में आ रहा है? तो सबूत का भार किस पे है, परिवादी पर है। यहाँ पे आपको ये समझना है। ठीक है, सबूत का भार किस पर, परिवादी पर। ठीक, फिर उसके बाद फिफ्थ में हम देखते हैं परिवाद में क्या लिखा जाना आवश्यक है, यानी कि शिकायत जो हम कर रहे हैं उसमें क्या लिखना आवश्यक है। तो व्यापारी या दुकानदार के किस गैर कानूनी, अन्यायपूर्ण अथवा कार्यवाही के कारण परिवादी को नुकसान या क्षति हुई है, यानी कि कौन सा ऐसा कारण है जिससे आपको किसी भी प्रकार का नुकसान या क्षति हुआ है। ठीक है, यानी कि कारण बताओ। ठीक, फर्स्ट। फिर उसके बाद क्या लिखित मूल्य से अधिक कीमत ली गई है अथवा फर्जी बांट एवं कम तौला गया है, ये भी लिखा आपको बताना है। ठीक है, यानी कि जो बोले हैं उस तरह से हमको जो MRP है उसमें हमको नहीं मिला है कोई भी प्रोडक्ट। फिर उसके बाद या फर्जी बांट लिए हैं या फर्जी तौल लिए हैं। ठीक है, थर्ड क्या है, माल व सेवा में कितनी कमियां या त्रुटियां हैं लिखा जाना चाहिए, यानी कि कितने की कमी है, यानी कि आपको 1 किलो बोल करके क्या कम दे रहे हैं, इस तरह से आपको बताना है। ठीक है, ये शिकायत होनी चाहिए, यानी कि शिकायत में क्या लिखा जाना चाहिए, तो ये सब चीजें लिखी जानी चाहिए। ठीक, फिर उसके बाद क्या है, छठवां, अधिनियम की परिभाषा से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय। ठीक, कुछ कुछ निर्णय है, सुन लीजिए, है ना। झूठा परिवाद प्रभाव, इसका मतलब क्या होता है, यदि परिवादी उपभोक्ता फोरम के समक्ष झूठा दावा दाखिल करता है तो उसे प्रतिपक्षी को मुकदमे का खर्च देना होगा। इसका क्या मतलब है, यानी कि आप कोई शिकायत किए, ठीक है, और वो शिकायत झूठी है तो क्या होगा, उपभोक्ता फोरम के समक्ष झूठा दावा दाखिल करता है तो क्या करना है आपको, जिसके खिलाफ आपने शिकायत किया है तो उसका खर्च आपको देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, मुकदमे का खर्च कौन देगा, परिवादी देगा। कब देगा, यदि झूठा परिवाद आप दाखिल करते हो तो। ठीक है, समाचार रिपोर्ट के आधार पर तृतीय पक्ष द्वारा परिवाद नहीं प्रस्तुत किया जा सकता है। इसका मीनिंग, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए क्या है, मान लीजिए कि आपने कहीं पढ़ा या फिर आपने टीवी न्यूज़ में, है ना, देखा है कि किसी को कोई प्रॉब्लम हुई है। ठीक है, यानी कि कोई दुकानदार है, समथिंग कोई प्रोडक्ट मिल रहा है और उसको सही चीज़ नहीं मिल पाया है और आपको पता है कि क्या बोलते हैं, वहाँ पे ये न्यूज़ दिखाई गई है, तो हमको ऐसा करना चाहिए, हम कंज्यूमर कोर्ट में हम इसकी शिकायत कर देते हैं। तो ये क्लियरली मेंशन है इस अधिनियम में कि समाचार रिपोर्ट के आधार पर कोई भी तृतीय पक्ष द्वारा परिवाद नहीं प्रस्तुत किया जा सकता। ठीक है, यानी कि इसीलिए उसको बार बार बोला गया है कि आप स्वयं उपभोक्ता हैं उसके, ठीक है, तो ही आप कोई भी परिवाद कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। ठीक है, यानी कि तृतीय पक्ष नहीं करेगा। और तृतीय पक्ष कब नहीं कर सकता है, समाचार रिपोर्ट के आधार पर। ठीक है, ये याद रखना। ठीक, फिर उसके बाद क्या है, जैसा कि मैंने कल आपको ये बताया था ब्रीफ में, हम
धाराएं देखे थे, ठीक है। अध्याय 8 है, धाराएं 107 हैं, याद रखना है इसको। अध्याय 8 धाराएं 107, ठीक है। तो अध्याय 1 जैसा कि प्रारंभिक है, जैसा कि मैंने बताया संक्षिप्त नाम विस्तार लागू होना, परिभाषाएं हैं धारा 2 में। फिर उसके बाद धारा 3 है, देखिए जो धारा 3 है वो केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद है, ठीक है। फिर धारा 6 क्या है, राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद। और धारा 8 जो है जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद। देखिए पार्ट 1 में और पार्ट 2 में किसका, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के जो हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 डिस्कस किए हैं उसमें हमने इस पे डिटेल डिस्कशन किया है, ठीक है। तो आप उसको देख सकते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। आपको धारा के अंतर्गत इसको बिल्कुल पढ़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपसे पर्टिकुलरली क्या जानना है आपको, 3, 6, 8, जैसा कि कल मैंने बताया था 3, 6, 8। देखो 3 क्या है, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद, 6 है राज्य उपभोक्ता और 8 क्या है, जिला उपभोक्ता। केवल इतना याद रखो। और परिषद के बारे में हमने अपने पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिस्कस किया, उसको आप प्रेफर कर लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए जो अध्याय 3 है, अध्याय 3 में क्या है, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, ठीक है। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, क्या बोलते हैं हम इंग्लिश में, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। यदि जो भी इंग्लिश मीडियम के बच्चे तो नोट कर लीजिए, ठीक है। क्या है, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। तो 10 क्या है, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना की बात की, ये भी हमने डिस्कस किया है, उसमें आप देख सकते हैं, ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। बस कुछ कुछ पॉइंट है उसको एक बार आप सुन लीजिए, ठीक है। तो इसमें क्या है, आपसे यदि अध्याय 3 पूछेगा तो क्या रहेगा, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण। इसमें अध्याय से प्रश्न बनने की बहुत कम चांस है, किसमें, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण में, क्योंकि ये खुद एक अथॉरिटी है और इस पे खुद इसकी इस अधिनियम के अंतर्गत इसकी संरचना की गई है। तो इसमें से पर्टिकुलरली क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, धारा से रिलेट करके नहीं पूछेगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, नेक्स्ट क्या है, इसमें जो 22 है तलाशी और अधिग्रहण, ठीक है। और ये उसी तरह से 23, 24, 25, 26, 27 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आपको पढ़ने की भी आवश्यकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया पूरी 107 धाराएं, जिसमें आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है 107 धाराएं याद करने की, ठीक है। मैं जिस क्रम में आपको बता रही हूँ धाराएं, आप उसी क्रम में याद करना और यही आपको बेनिफिशियल होगा, ठीक है, यही आपके लिए लाभकारी होगा और इसी से आप रिटेन कर सकेंगे, ठीक है। तो हमने डिस्कस क्या क्या कर लिया है, परिभाषाएं देख ली हैं, ठीक है, जो धारा 2 में है विभिन्न परिभाषाएं। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया किस तरह से आपको याद करना है 3, 6, 8। फिर उसके बाद क्या है, प्राधिकरण के बारे में, अध्याय कौन से में, अध्याय 3 में, ठीक। अब हम आते हैं धारा 34। धारा 34 क्या बोलता है, जिला आयोग की अधिकारिकता, ठीक है, अधिकारिकता है ये, ठीक, जिला आयोग की अधिकारिकता, ठीक। कौन बोलता है, 34, धारा 34 क्या बोलता है, जिला आयोग की अधिकारिकता। जैसा कि मैंने बताया कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में जिला आयोग का गठन किया गया है, राष्ट्रीय आयोग और राज्य आयोग का गठन किया है। तो इनके अधिकार क्षेत्र क्या है ये बताया गया है, धारा 34 में जिला के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, जिला आयोग को वहाँ परिवादों को स्वीकार करने की अधिकारिकता होगी जहाँ वस्तुओं या सेवाओं के प्रतिफल के रूप में संदत्त मूल्य का 1 करोड़ से अधिक नहीं होता है। मैंने पार्ट 1 में डिस्कस किया है, आपको ये याद आना चाहिए, और याद नहीं आ रहा है तो दोबारा जा कर के वीडियो को देखिए और अच्छे से उसको याद कर लीजिए। मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था कि जिला आयोग कौन से, उनका अधिकार क्षेत्र कितना है, यदि कोई भी वस्तु का मूल्य कितने से कम होना चाहिए, 1 करोड़ से कम होना चाहिए, ठीक है। और राज्य किसको देखेगी, 1 करोड़ से ज़्यादा और 10 करोड़ से कम किसी भी वस्तु का मूल्य, ठीक है। और राष्ट्रीय आयोग क्या देखेगी, और वी कैन से केंद्रीय आयोग क्या देखेगी, किसी भी वस्तु का मूल्य 10 करोड़ से अधिक होना चाहिए, ठीक है। आपको ये याद रखना, एकदम बिल्कुल रट लीजिए इस चीज़ को, ठीक। तो जिला आयोग क्या बोल रहा है कि किसी भी वस्तु का मूल्य कितना होना चाहिए, 1 करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक।
परंतु जहां केंद्र सरकार ऐसा करना आवश्यक समझती है तो वह ऐसा अन्य विहित कर सकती है जो वह ठीक समझे। लेकिन यदि केंद्र सरकार को लगता है कि नहीं, जिला आयोग आप 1 करोड़ से ज़्यादा का देखो, लिखा नहीं है, लेकिन यदि केंद्र सरकार को लगता है तो वो ऐसा कर सकती है, ये लिखा है इस अधिनियम में। ठीक है, समझ में आया? आपको याद क्या करना है कि जिला आयोग किसको देखेगी? 1 करोड़ से कम वाले को देखेगी। ठीक है, फिर उसके बाद क्षेत्राधिकार क्या है? जिला आयोग के क्षेत्राधिकार देखिए। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उस मामले की जांच नहीं की जा सकती जिस परिवाद में कपट का मामला अंतर्वलिप्त है। ठीक है, ऐसे परिवाद उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के क्षेत्र से बाहर हैं। यानी कि जो कपट परिवाद विकन से जिन परिवादों में कपटपूर्ण व्यवहार किया गया है। ठीक है, तो जैसे कि हम बोलते हैं ना कि इसने, ये व्यक्ति बड़ा कपटी है, इसने कपटपूर्ण तरीके से अपनी चीज़ें हमको बेची है, इस तरह से। तो ये अधिनियम बिल्कुल एकदम इसको क्लियर किया है कि कोई भी ऐसे परिवाद हैं जो कपट का मामला है जिनमें, तो उनको ये नहीं सुनेगी। ठीक है, उस पे इनका अधिकार नहीं है। ठीक है, ये उनके क्षेत्राधिकार से बाहर है। ठीक, फिर उसके बाद धारा 38 देखिए, हमने क्या देखा? धारा 34 देखा, अब धारा 38 जिस क्रम में बता रही उसी क्रम में याद करना। ठीक है, धारा 38 देखिए, धारा 38 क्या बोलती है? परिवाद के ग्रहण होने पर प्रक्रिया। ठीक है, तो क्या है? इस धारा के प्रयोजनार्थ जिला आयोग के पास वही शक्तियां होंगी जो किसी विषयों की बाबत वाद का विचारण करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अधीन किसी सिविल न्यायालय को निहित होती हैं एवं दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के प्रयोजनार्थ दांडिक न्यायालय को निहित होती हैं। इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है कि धारा 38 बोलता है कि जब परिवाद ग्रहण कर लिया जाएगा, ठीक है, परिवाद के ग्रहण होने पर प्रक्रिया, यानी कि जो भी आपकी शिकायत है वो तो ग्रहण कर ली गई, लेकिन जिला आयोग उस समय क्या है, यानी कि वो कौन से न्यायालय के रूप में काम कर रही है? तो वो सिविल कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट दोनों की तरह, जैसे चाहे जो भी मामले हों, यदि सिविल केसेस हैं तो वो सिविल कोर्ट की तरह उस समय उसके पास सिविल पावर हो जाएंगी, और यदि क्रिमिनल केस है तो उसके पास क्रिमिनल पावर हो जाएगी, यानी कि दांडिक न्यायालय के रूप में वह बर्ताव करेगी और उसके पास वही शक्तियाँ हो जाएंगी। समझ में आ रहा है? कौन से लॉ क्या बोलते हैं? दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत दांडिक न्यायालय और सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत सिविल न्यायालय के रूप में जिला आयोग कार्य करेगी। समझ में आ रहा है यहाँ पे? देखिए, यदि कुछ चीज़ नहीं समझ में आ रही तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं बिल्कुल पूरी कोशिश करूँगी आपके सभी डाउट को क्लियर करने की। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? धारा 41। धारा 41 में क्या है? जिला आयोग के आदेश के विरुद्ध अपील। ठीक है, जैसा कि हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया है कि यदि कोई भी व्यक्ति जिला आयोग के निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो वह अपील कहाँ करेगा? राज्य में, राज्य आयोग के पास। और राज्य आयोग से संतुष्ट नहीं है तो वह अपील कहाँ करेगा? राष्ट्रीय आयोग के पास। ठीक है, केंद्र आयोग के पास जिसको हम बोल सकते हैं। और यदि वह राष्ट्रीय आयोग से भी संतुष्ट नहीं है तो जो फाइनल अथॉरिटी होगी, जो डिसीजन ले सकती है, वो क्या होगा? सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, समझ में आया? ये हमने पार्ट 1 में अपने देखा है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पार्ट 1, जो हमने इसमें अपलोड प्लेलिस्ट अटैच कर दी जाएगी, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो उसमें हमने डिस्कस किया था इसमें इस चीज़ को। ठीक है, तो आइए धारा 41 क्या बोलता है? तो धारा 41 बोलता है जिला आयोग के आदेश के विरुद्ध अपील। क्या है इसमें? जिला आयोग द्वारा किए गए किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे आदेश की तारीख से 45 दिन की अवधि के भीतर ऐसे प्रारूप और रीति में जो विहित किया जाए तथ्यों या विधि के आधारों पर राज्य आयोग को ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील कर सकेगा। इसका क्या मतलब है? मान लीजिए जिला आयोग कोई भी अपना निर्णय दिया, ठीक है, और हम उससे सहमत नहीं हैं तो हमको उसके विरुद्ध अपील करनी है, तो हम कहाँ जाएंगे? हम राज्य आयोग के पास जाएंगे। लेकिन कब जाएंगे? हम जो भी आदेश दिया गया है उस आदेश के 45 दिन के भीतर जाएंगे, यानी कि
विदिन 45 डेज हमको राज्य आयोग में अपील करनी है। समझ में आ रहा है? परंतु राज्य आयोग 45 दिन की उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात अपील ग्रहण कर सकेगा। ठीक, हमको विदिन 45 डेज अपील करना है, लेकिन राज्य आयोग आपकी शिकायत को कब ग्रहण करेगा? जब 45 दिन पूरे हो जाएंगे। ठीक है, तो राज्य आयोग 45 दिन जब पूरे हो ये याद रखना। ठीक, आपको कब शिकायत करनी है? 45 दिन के भीतर आपको जिला आयोग के विरुद्ध आप राज्य आयोग में पहुंच जाएंगे। ठीक है, लेकिन जो राज्य आयोग है वो 45 दिन अवधि पूर्ण होने के बाद ही आपकी शिकायत को दर्ज करेगा। तो आपके मन में आ रहा हो तो ये तो विरोधाभास है कि हम कैसे, मतलब कि 45 दिन के भीतर चले जाएं और वो हमारी अपील ही ना सुने। नहीं, आप जा सकते हैं और वहाँ पे आप अपनी शिकायत को रजिस्टर भी करवा सकते हैं। क्या है, इस अधिनियम में लिखा है कि राज्य आयोग 45 दिन के बाद आपकी शिकायत को क्या करेगा? अपील को ग्रहण करेगा। साथ में राज्य आयोग आपको कारण भी बताएगा कि हमने क्यों नहीं अपील आपकी सुनी है, यानी कि उसके पास भी कारण रहेंगे। यानी कि आपको जो याद करना है वो क्या है कि 45 दिन के भीतर ही आपको अपनी अपील राज्य आयोग में दायर कर देनी है जिला आयोग के विरुद्ध। ठीक है, ये चीज को याद करना। क्या याद करोगे? 45 दिन की अवधि के भीतर, इतना याद करो। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है? परंतु यह भी कि धारा 80 के अधीन मध्यस्थता द्वारा समझौता के अनुसरण में जिला आयोग द्वारा धारा 81 की उपधारा 1 के अधीन किसी आदेश से कोई अपील नहीं की जाएगी। इसका क्या मतलब है? जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैंने बॉक्स दिखाया था, इंग्लिश में जो लिखा हुआ था वो आपको दिखाया था पार्ट 2 में, पार्ट 1 में भी दिखाया था और पार्ट 2 में भी दिखाया था। पार्ट 2 में हमने उसको डिटेल में डिस्कस किया है। ठीक है, इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ बार बार कि यदि आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो आपको ये वीडियो लेक्चर हो सकता है समझ में ना आ रहा हो, इसलिए आप लोग उसको देख लीजिए, है ना, यदि आपने नहीं देखा। और यदि आपने देखा है तब तो आपको समझ में आ रहा होगा और आप रिलेट भी कर पा रहे हैं। तो वो जो टेबल था उसमें मैंने आपको बताया था कि इस अधिनियम में जो है मध्यस्थता का भी प्रावधान है। मध्यस्थता मतलब है कि यदि लगता है कि कोई भी बात मध्यस्थता से सुलझ जाती है तो मध्यस्थता बिल्कुल करी जा सकती है। ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया है इस अधिनियम में कि इसका मतलब ये धारा 80, यहाँ से दो चीज़ आपको क्लियर होती है। ठीक है, धारा 80 किसके बारे में बात करती है? मध्यस्थता के बारे में बात करती है। ठीक है, यहाँ से ये चीज़ को याद रखना। ठीक, धारा 80 किसके बारे में बात की? मध्यस्थता द्वारा समझौता। ठीक, फिर उसके बाद क्या है? यदि कोई भी शिकायत मध्यस्थता द्वारा हुई है और यदि फिर भी आप संतुष्ट नहीं है तो ऐसी किसी भी असंतुष्टि, यानी कि इसके विरुद्ध आप कहाँ नहीं जा सकते हैं? इसके विरुद्ध आपकी अपील दायर नहीं की जा सकेगी। ठीक है, ये वही लिखा है, जिला आयोग द्वारा धारा 81 की उपधारा के अधीन किसी आदेश से कोई अपील नहीं की जाएगी, यानी कि मध्यस्थता के खिलाफ कोई अपील नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है? धारा, यानी कि धारा 47। ठीक है, राज्य आयोग की अधिकारिता। ठीक, हमने 34 देख लिया, फिर उसके बाद हमने क्या देखा? 38 देखा है। ठीक है, फिर हमने 41 देखा, फिर उसके बाद हम अब क्या देख रहे हैं? धारा 47 देख रहे हैं। ठीक है, 41 के बाद अब आ जाए सीधा 47 में। तो 47 में क्या है? राज्य आयोग की अधिकारिता। ठीक, तो राज्य आयोग की अधिकारिता क्या है? जैसा कि मैंने बताया, 1 करोड़ से अधिक और 10 करोड़ से कम। ठीक, याद रखना। तो उन परिवादों को ग्रहण करना जिनमें प्रतिफल के रूप में संदत्त माल या सेवाओं का मूल्य 1 करोड़ से अधिक किंतु 10 करोड़ से अधिक नहीं हो। ठीक, परंतु जहाँ केंद्र सरकार ऐसा करना आवश्यक समझती है वहाँ वह ऐसा अन्य मूल्य विहित कर सकेगी जो वह ठीक समझे। ये बिल्कुल सभी में लिखा है और ये भी याद रखना, यदि केंद्र सरकार को लगता है तो वह मूल्य को बढ़ा भी सकती है और कम भी कर सकती है। ठीक है, बट याद जो करना है वो क्या है? 1 करोड़ से ज़्यादा, 10 करोड़ से कम। ठीक, ये किसके अधिकार क्षेत्र है? राज्य आयोग के अधिकार क्षेत्र है। ठीक है, तो क्या है? राज्य के भीतर किसी जिला आयोग के आदेशों के विरुद्ध अपीलें, यानी कि अधिकार क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं ना, तो अधिकार क्षेत्र जैसे कि पहले मूल्य बता दिया गया, फिर क्या है कि जिला आयोग के विरुद्ध
की अपील कहाँ जाती है? राज्य आयोग के पास जाती है। फिर थर्ड क्या है? जहाँ राज्य आयोग को यह प्रतीत होता है कि जिला आयोग ने ऐसी किसी अधिकारिता का प्रयोग किया है जो विधि द्वारा उसमें निहित नहीं है, या जो इस प्रकार निहित अधिकारिता का प्रयोग करने में असफल रहा है, या उसने वह कार्य अपनी अधिकारिता का अवैध रूप से प्रयोग करते हुए किया है, या तात्विक अनियमितता से किया है, तो वहाँ किसी उपभोक्ता विवाद में जो राज्य के भीतर किसी जिला आयोग के समय लंबित है, या जिसका विनिश्चय उसके द्वारा किया गया है, अभिलेखों को मांगना और समुचित आदेश पारित करना। इसका मतलब क्या है? यदि राज्य आयोग को ऐसा लगता है कि जो जिला आयोग है वो अपने अधिकार क्षेत्र, ठीक है, किसी अधिकारिता का प्रयोग किया है जो विधि द्वारा उसमें निहित नहीं, अपने अधिकार क्षेत्र से ज़्यादा का कोई कार्य किया है, तो भी राज्य आयोग संज्ञान लेगी। सेकेंड थिंग क्या है कि जो उसके अधिकार हैं और वो करने में भी जिला आयोग असफल है, तो भी राज्य आयोग संज्ञान लेगी। थर्ड में क्या है? कार्य अपनी अधिकारिता का अवैध रूप से प्रयोग कर रहा है, ठीक है, यानी कि उस पे अधिकार है, सब है, लेकिन उसी अधिकारों का वो अवैध रूप से प्रयोग कर रहा है, तो भी राज्य आयोग संज्ञान लेगी। फोर्थ क्या है? तात्विक अनियमितता से किया है, तो वह वहाँ किसी उपभोक्ता विवाद में जो राज्य के भीतर किसी जिला आयोग के समय लंबित है, यानी कि बहुत से केस क्या है कि जिला आयोग में पड़े हैं और कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है, लंबित है, तब भी राज्य आयोग संज्ञान लेगी। फिफ्थ पॉइंट क्या है? जिसका विनिश्चय उसके द्वारा किया गया, अभिलेखों को मांगना और समुचित आदेश पारित करना, यानी कि उसको लगता है कि मेरे को ये चीज़ें ज़रूरी है आगे सुनवाई के लिए, तो वो बिल्कुल मंगा सकती है, ठीक है, कोई भी रिकॉर्ड्स जो है उसको चाहिए तो राज्य आयोग मंगा सकती है और उस पर फिर वो अपना फैसला सुनाएगी, ठीक है। ये सब क्या है? राज्य आयोग के अधिकार हैं। ये किस में दिया है? धारा 47 में दिया है, ठीक है। धारा 47 क्या बोलता है? राज्य आयोग की अधिकारिता, धारा 47, सेक्शन 47, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है? सेक्शन 51 यानी कि धारा 51, राष्ट्रीय आयोग को अपील। तो राष्ट्रीय आयोग को अपील कब जाती है? राष्ट्रीय आयोग को अपील राज्य आयोग के खिलाफ जाती है। समझ में आ रहा है? क्या है? राज्य आयोग द्वारा किए गए किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति आदेश की तारीख से 30 दिन की अवधि के भीतर राष्ट्रीय आयोग को अपील कर सकेगा। समझ में आया? जिला के खिलाफ देखिए, जिला के खिलाफ 45 दिन में राज्य आयोग के पास आपको जाना है, 45 दिन के भीतर। लेकिन राज्य के खिलाफ राष्ट्रीय आयोग के पास आपको 30 दिन के भीतर जाना है। समझ में आ रहा है? आदेश पारित होने के 30 दिन के भीतर आपको राज्य आयोग के खिलाफ राष्ट्रीय आयोग में अपनी शिकायत दायर करनी है। समझ में आया? 45-30, ठीक, याद रखना। फिर क्या है? धारा 58 यानी कि सेक्शन 58, राष्ट्रीय आयोग की अधिकारिता, यानी कि अब राष्ट्रीय आयोग की क्या अधिकारिता है? तो उन परिवादों को ग्रहण करना जिसमें प्रतिफल के रूप में संदत्त माल, सेवा या मूल्य 10 करोड़ से अधिक है, ठीक है, यानी कि जो भी कोई भी मूल्य है तो वो 10 करोड़ से अधिक है, तो वो किसके पास जाएंगी? राष्ट्रीय आयोग के पास जाएंगी, ठीक है। परंतु जहाँ केंद्र सरकार को लगता है कि आवश्यक समझती है, वहाँ वह ऐसा अन्य मूल्य विहित कर सकेगी जो वह ठीक समझे, जैसा कि हम सभी में देखे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है? किसी राज्य आयोग के आदेशों के विरुद्ध अपील। अधिकारिता की बात करें हम, है ना, तो अधिकारिता पहला क्या है? उसका मूल्य के आधार पर। मूल्य के आधार पर क्या है? किसी भी वस्तु के मूल्य के आधार पर क्या होना चाहिए? 10 करोड़ से अधिक का कोई भी वस्तु होना चाहिए। तो किसके पास जाएगा अपील? वो राष्ट्रीय आयोग के पास जाएगा, ठीक है। सेकंड में क्या है? राज्य आयोग के आदेशों के खिलाफ हम जा रहे हैं, कि विरुद्ध हम अपील कर रहे हैं, ठीक है। थर्ड क्या है? केंद्रीय प्राधिकारी के आदेशों के विरुद्ध अपीलें, यानी कि कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी है, हम उसके खिलाफ भी राष्ट्रीय आयोग के पास जा सकते हैं। समझ में आ रहा है? हम सेंट्रल अथॉरिटी के खिलाफ भी राष्ट्रीय आयोग के खिलाफ अपील कर सकते हैं, ठीक। फोर्थ क्या है? जहां राष्ट्रीय आयोग को यह प्रतीत होता है, ऐसा कि मैंने उसमें बताया था राज्य आयोग में
कि यदि राज्य आयोग अपने अधिकार क्षेत्र से अधिक का कार्य कर रही है या फिर अब जितना उनको अधिकार है उसको भी असफलतापूर्वक कर रही है या अपने अधिकार क्षेत्र का असंवैधानिक और वीकेंड से अवैध रूप से उसका प्रयोग कर रही है या फिर कोई भी मामले लंबित हैं राज्य आयोग के पास और या फिर जो राष्ट्रीय आयोग है उसको लगता है कि मुझे कुछ कुछ रिकॉर्ड्स की जरूरत है, वो उसको बुलाएगी और अपना फाइनल निर्णय देगी। ठीक है, समझ में आया यहाँ पे? तो यहाँ पे धारा 58 में जो है राष्ट्रीय आयोग के अधिकार हमने देख लिए। ठीक, फिर उसके बाद क्या है धारा 67 और वी कैन से सेक्शन 67। ठीक है, राष्ट्रीय आयोग के आदेश के विरुद्ध अपील। अब कहाँ जाएं? अब राष्ट्रीय आयोग के खिलाफ भी तो हमको अब जाना है, हम इससे भी संतुष्ट नहीं है। तो मैंने क्या बताया था कि हम सर्वोच्च न्यायालय के पास जा सकेंगे। ठीक है, तो सुनिए क्या है इसमें। राष्ट्रीय आयोग द्वारा किए गए आदेशों से व्यथित कोई व्यक्ति आदेश की तारीख से 30 दिन की अवधि के भीतर ऐसे आदेशों के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय को अपील कर सकेगा। कितना? 30 दिन के भीतर। याद रखना, बिल्कुल एकदम याद कर लो। पहले जिला के खिलाफ आपको 45 दिन के भीतर राज्य आयोग के पास जाना है, फिर राज्य आयोग के खिलाफ आपको 30 दिन के भीतर राष्ट्रीय आयोग के पास जाना है, फिर राष्ट्रीय आयोग के खिलाफ आपको 30 दिन के भीतर सर्वोच्च न्यायालय के पास जाना है। ठीक है, 45, 30, 30 ऐसे याद करके रखना। ठीक, फिर उसके बाद क्या है, अब इसको याद करना कि एक साथ याद करना है इसको। ठीक है, धारा 88, 89, 90, 91, 92, 93 यानी कि 88 से लेकर के 93। ठीक है, ये क्या बात करती है? अपराध और शास्तियाँ। याद रखना। ठीक है, 88 से 93 सेक्शन क्या बात करते हैं? अपराध और शास्तियाँ। ठीक है, पनिशमेंट जिसको हम बोलते हैं। ठीक, यानी कि जो भी दंड होगा, यानी कि दांडिक प्रक्रिया जिसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, 88 से 93 तक है। ठीक, तो ये क्या है? धारा 88 क्या बोलता है? केंद्रीय प्राधिकरणों के निर्देशों के अनुपालन के लिए शास्ति। ठीक है, केंद्रीय प्राधिकरण मतलब क्या होता है? सेंट्रल अथॉरिटी। ठीक है, जो कोई धारा 20 और धारा 21 के अधीन केंद्रीय प्राधिकरण के किसी निर्देश का अनुपालन करने में असफल रहता है, तो यहाँ से एक और पॉइंट आपको निकल के आया है। ठीक है, हमने धारा 20 और 21 नहीं देखा है, मैंने आपको बस बता दिया था कि हमने देखा कि पर्टिकुलरली इससे प्रश्न नहीं बनेंगे, है ना। उससे क्या बनेंगे? सेंट्रल अथॉरिटी ही रहेगी हमारी, है ना। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी के बारे में वो बोला गया है। ठीक, तो यहाँ से आपका एक चीज और बनता है कि जो धारा 20 और धारा 21 है वो क्या बोलती है? केंद्रीय प्राधिकरण के निर्देशों का अनुपालन। क्या बोलती है धारा 20 और 21? केंद्रीय प्राधिकरण के आदेशों का अनुपालन और निर्देशों का अनुपालन। ठीक है, और यदि कोई उनके निर्देशों का अनुपालन करने में असफल है तो क्या होगा? 6 मास तक का कारावास होगा या ऐसा जुर्माना जो 20 लाख रुपए तक का हो या दोनों से दंडित किया जाएगा। ऐसा कौन बोल रहा है? सेक्शन 88, धारा 88 में क्या बोला गया है? यदि कोई व्यक्ति केंद्र प्राधिकरण जो भी निर्देश दिए हैं, किसके अंडर में वो निर्देश दिए हैं? 20 और 21 में दिए हैं। ठीक है, तो वो जो निर्देश दिए हैं यदि कोई व्यक्ति उसका अनुपालन करने में असक्षम है और वी कैन से असफल है तो उसको क्या, कितने का दंड दिया जाएगा? 6 माह तक का कारावास या 20 लाख तक का जुर्माना या दोनों। ठीक है, समझ में आ रहा है? फिर उसके बाद धारा 89 क्या है? मिथ्या या भ्रामक विज्ञापन के लिए दंड। ठीक, यानी कि मिथ्या या भ्रामक विज्ञापन है तो उसके लिए दंड है। ठीक, इसमें क्या है? कोई विनिर्माता, सेवा प्रदाता ऐसे मिथ्या या भ्रामक विज्ञापन करवाता है जो उपभोक्ताओं के हित पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, वह ऐसी अवधि के कारावास से जो 2 वर्ष का हो सकेगा और ऐसे जुर्माने से जो 10 लाख रुपए तक का हो सकेगा से दंडनीय होगा। इसका क्या मतलब है? यदि कोई व्यक्ति, ठीक है, कोई भी मिथ्या या भ्रामक विज्ञापन करवाता है, यानी कि झूठा हो या फिर डरावना विज्ञापन हो, ठीक है, तो क्या होगा? उसको कितने की सजा होगी? 2 वर्ष का कारावास होगा
और जुर्माना कितना है? 10 लाख रुपए। ठीक है, याद रखो, मिथ्या भ्रामक विज्ञापन के खिलाफ कितना है? 2 वर्ष का कारावास और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना। ठीक है, और यही यदि वो क्या करता है, असफल रहता है किसी निर्देश को, तो 6 माह और 20 लाख। इसमें क्या है? 2 वर्ष और 10 लाख। ठीक है, प्रत्येक पश्चातवर्ती अपराध के लिए ऐसी अवधि के कारावास से जो 5 वर्ष का हो सकेगा और ऐसे जुर्माने से जो 50 लाख तक का हो सकेगा दंडनीय होगा। यानी कि एक बार तो उनको सज़ा मिल गई, लेकिन वो फिर भी वही हरकत कर रहे हैं, तो उनको फिर कितने का होगा? जो भी दंडिक प्रक्रिया उनके खिलाफ कितनी होगी? ये जो 2 वर्ष से बढ़ा करके उसको 5 वर्ष कर दिया जाएगा, और जो 10 लाख रुपए है उसको 50 लाख कर दिया जाएगा। कब? पश्चातवर्ती अपराध के लिए, प्रत्येक पश्चातवर्ती अपराध के लिए। ठीक है, ऐसा कौन बोल रहा है? धारा 89 मिथ्या, 89 मिथ्या। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है? धारा 90 है ना। तो इसमें क्या है? अपद्रव्य को अंतर्विष्ट करने वाले उत्पादों के विक्रय का भंडारण, विकृत या वितरण या आयात के लिए विनिर्माण हेतु दंड। यानी कि कोई भी विकृत वस्तुओं का आयात कर रहे हैं। ठीक है, बस इतना समझ लीजिए इसमें। ठीक, फिर उसके बाद क्या है? धारा 91। धारा 91 में क्या है? नकली माल के विक्रय के लिए विनिर्माण या उनके भंडारण या विक्रय या वितरण या आयात के लिए दंड। यहाँ पे क्या? नकली माल। ठीक है, नकली माल को खरीद बेच रहे हैं, ये कौन बोलता है? धारा 91। और धारा 90 क्या बोलता है? किसी भी विकृत माल को बेच खरीद रहे हैं, ठीक है, या फिर उसका भंडारण कर रहे हैं। फिर उसके बाद धारा 92 क्या बोलता है? न्यायालय द्वारा अपराधों का संज्ञान केंद्रीय प्राधिकारी या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा फाइल किए गए किसी परिवाद पर धारा 88 और धारा 89 के अधीन किसी अपराध का सक्षम न्यायालय द्वारा ही संज्ञान लिया जाएगा, अन्यथा नहीं। इसका मतलब क्या है? धारा 92 क्या बोलता है? जो भी हमने 88 और 89 में देखा है कि उनको इतनी इतनी सज़ा मिलेगी। ठीक है, पहली सज़ा क्या थी? 6 माह से लेकर के 20 लाख तक का जुर्माना। फिर दूसरे में क्या था? 2 वर्ष तक का कारावास और 10 लाख का जुर्माना, और जिसको बढ़ा करके कितना कर देंगे? 5 वर्ष और 50 लाख कर देंगे। ठीक है, तो ये दोनों क्या बोलता है कि सज़ा होगी इतनी। तो ये क्या बोलता है? धारा 92 कि सक्षम न्यायालय ही केवल ऐसा निर्णय ले सकते हैं, अन्यथा नहीं। ठीक है, अन्यथा इसके अलावा और कोई नहीं ले सकेगा। ठीक, और संज्ञान केंद्र प्राधिकारी या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा फाइल किए गए किसी परिवाद का सक्षम न्यायालय ही संज्ञान लेगा, अन्यथा नहीं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है? धारा 93। तो धारा 93 क्या है? तंग करने वाले की तलाशी। ये क्या होता है तंग करने वाली की तलाशी? आइए देखते हैं। तो धारा 22 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने वाला महानिर्देशक या कोई अन्य अधिकारी। यहाँ से देखो, धारा 20 और 21 क्या है कि केंद्र प्राधिकरण जो भी कोई भी अपना निर्देश देती है तो उसका अनुपालन करना है। ठीक है, यानी कि उनके निर्देशों का अनुपालन कौन बोलता है? धारा 20 और 21। और 22 क्या बोलता है? धारा 22 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने वाला महानिदेशक या कोई अन्य अधिकारी। ठीक है, इसमें क्या है? जिसको यह जानकारी है, यानी कि धारा 22 क्या बोलता है? महानिर्देशक की शक्तियाँ। ठीक है, महानिर्देशक की शक्तियों के बारे में कौन बोला है? अब आप सोच रहे हैं महानिर्देशक, तो आप वीडियो लेक्चर देखिए पार्ट 1 और पार्ट 2, तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे क्या कौन है ये महानिर्देशक। ठीक है, महानिदेशक कौन है ये? ठीक, तो जिसको यह जानकारी है कि ऐसा करने के लिए कोई युक्त आधार नहीं है और फिर भी किसी परिसर की तलाशी लेता है या तलाशी करवाई जाती है या किसी अभिलेख, रजिस्टर या अन्य दस्तावेज या वस्तु का अभिग्रहण करता है, तो ऐसे प्रत्येक अपराध के लिए ऐसी अवधि के कारावास से जो 1 वर्ष तक का हो सकेगा और ऐसे जुर्माने से जो 10,000 रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि देखिए, जो महानिदेशक को ऐसा
ऐसी जानकारी हुई है कि कोई भी व्यक्ति ऐसी जगह पे तलाशी करने चला गया है, ऐसे परिसर में तलाशी कर रहा है, ठीक है, तलाशी करवाई जा रही है, तलाशी कर रहा है, ठीक, या किसी अभिलेख, रजिस्टर या अन्य दस्तावेज वस्तु का अभिग्रहण कर रहा है। अभिग्रहण मतलब क्या होता है? जब्ती होता है, ठीक है। हमने आवश्यक वस्तु अधिनियम में इसको डिस्कस किया है, एकदम पूरा डीपली इसको अभिग्रहण के बारे में देखा है, ठीक है। तो क्या है कि यदि महानिदेशक को ऐसी जानकारी होती है कि कोई भी व्यक्ति तलाशी कर रहा है, ठीक है, तो ये तलाशी क्या है? युक्तियुक्त आधार नहीं है, ठीक है, यानी कि उसको कोई अथॉरिटी नहीं है जो व्यक्ति तलाशी कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ क्या होगा? ऐसे व्यक्ति के खिलाफ 1 वर्ष तक का कारावास होगा या 10,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों से वह व्यक्ति दंडनीय हो। यानी कि कौन सा व्यक्ति होना चाहिए? जिसको कोई अथॉरिटी नहीं है, जिसके पास कोई पावर नहीं है, ठीक है, कि वो तलाशी ले सके, और फिर भी वो तलाशी ले रहा है तो उसको ये दंड मिलेंगे, ठीक है। कितने का? 1 वर्ष तक का कारावास और 10,000 का जुर्माना या दोनों, ठीक। ये कौन बोला है? 93, तंग करने वाले की तलाशी, ठीक। फिर उसके तो यहाँ पे हमारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की प्रमुख धाराएं कंप्लीट हुई, ठीक है। और इसकी फ्री पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ आप ज्वाइन कर लीजिए और आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आपको ये लेक्चर कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इसका लाभ हो सके। और यदि आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर द सेशन।